नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है अधिकार चिंता, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी यूँ देखने में तो बहुत तगड़ा था, भूखता तो सुनने वालों के कानों के पर्दे फट जाते। डील डॉल भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे का भ्रम हो जाता, लेकिन उसकी श्वानोचित वीरता किसी संग्राम क्षेत्र में प्रमाणित न होती थी। 2-4 दफ़े जब बाजार के लेडियों ने उसे चुनौती दी तो वह उनका गर्वमर्दन करने के लिए मैदान में आया, और देखने वालों का कहना है कि जब तक लड़ा जीवट से लड़ा, नखों और दांतों से ज़्यादा चोटें उसकी दुम ने की। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा, किंतु जब उस दल को कुमक मंगानी पड़ी तो रणशास्त्र के नियमों के अनुसार विजय का श्रेय टॉमी ही को देना उचित न्यायाकूल जान पड़ता है। टॉमी ने उस अवसर पर कौशल से काम लिया और दांत निकाल दिए जो संधि की याचना थी, किंतु तब से उसने ऐसे सन्नीति विहीन प्रतिद्वंदियों के मुंह लगना उचित न समझा। इतना शांति प्रिय होने पर भी टॉमी के शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उसके बराबर वाले उससे इसलिए जलते कि वह इतना मोटा ताज़ा होकर इतना भीरू क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता कि टॉमी के मारे घूरों पर की हड्डियां भी ना बचने पाती थीं। वह घड़ी रात रहे उठता और हलवाइयों की दुकानों के सामने के दोनों ओर पत्तल, कसाई खाने के सामने की हड्डियां और छीछड़े चबा डालता। अतएव इतने शत्रुओं के बीच में रहकर टॉमी का जीवन संकटमय होता जाता था। महीनों बीत जाते और पेट भर भोजन न मिलता था। 2-3 बार उसे मनमाने भोजन करने की ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई कि उसने संदिग्ध साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेष्टा की, पर जब परिणाम आशा के प्रतिकूल हुआ और स्वादिष्ट पदार्थों के बदले अरुचिकर दुर्ग्राह्य वस्तुएं भरपेट खाने को मिली, जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में विषम वेदना होती रही, तो उसने विवश होकर फिर सन्मार्ग का आश्रय लिया। पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो, वह उत्कंठा शांत न हुई। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ खूब शिकार मिले, खरगोश, हिरन, भेड़ों के बच्चे मैदानों में विचर रहे हों और उनका कोई मालिक ना हो, जहाँ किसी प्रतिद्वंदी की गंध तक ना हो, आराम करने को सघन वृक्षों की छाया हो, पीने को नदी का पवित्र जल। वहाँ मनमाना शिकार करूं, खाऊं और मीठी नींद सोऊं। वहाँ चारों ओर मेरी धाक बैठ जाए, सब पर ऐसा रौब छा जाए कि मुझी को अपना राजा समझने लगे, और धीरे धीरे मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाए कि किसी द्वेषी को वहाँ पर रखने का साहस ही ना हो। संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पनाओं के सुख स्वप्न देखता हुआ सिर झुकाए सड़क छोड़कर गलियों से चला जा रहा था कि सहसा एक सज्जन से उसकी मुठभेड़ हो गई। टॉमी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊं, पर वह दुष्ट इतना शांति प्रिय ना था। उसने तुरंत झपट कर टॉमी का टेटुआ पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत अनुनय विनय की गिड़गिड़ाकर कहा, ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से चले जाने दो। कसम ले लो जो इधर पैर रखूं। मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चला आया, पर उस मदांध और निर्दयी प्राणी ने जरा भी रियायत ना की। अंत में हारकर टॉमी ने गर्दभ स्वर में फरियाद करनी शुरू की। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के 2-4 नेता लोग एकत्र हो गए, पर उन्होंने भी दीन पर दया करने के बदले उल्टे उसी पर दंत प्रहार करना शुरू कर दिया। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया। कहते हैं एक दिन सबके दिन फिरते हैं। टॉमी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए। कूदा था जान बचाने के लिए, हाथ लग गए मोती। तैरता हुआ उस पार पहुंचा तो वहां उसकी चिर संचित अभिलाषाएं मूर्तिमती हो रही थी। यह एक विस्तृत मैदान था, जहां तक निगाह जाती थी हरियाली की छटा दिखाई देती थी। कहीं नालों का मधुर कलरव था, कहीं झरनों का मंद गान, कहीं वृक्षों के सुखद पुंज थे, कहीं रेत के सपाट मैदान। बड़ा सुरम्य मनोहर दृश्य था। यहाँ बड़े तेज नखों वाले पशु थे, जिनकी सूरत देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठता था, पर उन्होंने टॉमी की कुछ परवाह न की। वे आपस में नित्य लड़ा करते थे, नित्य खून की नदी बहा करती थी। टॉमी ने देखा, यहाँ इन भयंकर जंतुओं से पेश ना पा सकूंगा। उसने कौशल से काम लेना शुरू किया। जब 2 लड़ने वाले पशुओं में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता, तो टॉमी लपक कर मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और एकांत में बैठकर खाता। विजयी पशु विजय के उन्माद में उसे तुच्छ समझकर कुछ ना बोलता। अब क्या था, टॉमी के पौ 12 हो गए। सदा दिवाली रहने लगी। न गुड़ की कमी थी, न गेहूं की। नित्य नए पदार्थ उड़ाता और वृक्षों के नीचे आनंद से सोता। उसने ऐसे सुख स्वर्ग की कल्पना भी न की थी। वहाँ मरकर नहीं जीते जी स्वर्ग पा गया।
थोड़े ही दिनों में पौष्टिक पदार्थों के सेवन से टॉमी की चेष्टा ही कुछ और हो गई। उसका शरीर तेजस्वी और सुगठित हो गया। अब वह छोटे मोटे जीवों पर स्वयं हाथ साफ करने लगा। जंगल के जंतु अब चौंके और उसे वहां से भगा देने का यत्न करने लगे। टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फलां शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। किसी से कहता, फलां तुमको गाली देता था। जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टॉमी की चांदी हो जाती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि बड़े बड़े जंतुओं का नाश हो गया। छोटे मोटे पशुओं का उससे मुकाबला करने का साहस ना होता था। उसकी उन्नति और शक्ति देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यह विचित्र जीव आकाश से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। टॉमी भी अब अपनी शिकारबाजी के जौहर दिखाकर उनकी इस भ्रांति को पुष्ट किया करता था। बड़े गर्व से कहता, परमात्मा ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है। यह ईश्वर की इच्छा है। तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो। मैं तुमसे कुछ ना बोलूँगा। केवल तुम्हारी सेवा करने से पुरस्कार स्वरूप तुम में से एक आध का शिकार कर लिया करूँगा। आखिर मेरे भी तो पेट हैं। बिना आहार के कैसे जीवित रहूँगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। टॉमी को अब कोई चिंता थी तो यह कि इस देश में मेरा कोई मुद्दई ना उठ खड़ा हो। वह सजग और सशस्त्र रहने लगा। ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था, त्यों त्यों उसकी चिंता भी बढ़ती जाती थी। बस अब बहुधा रात को चौक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ता। अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे वाली लोकोक्ति की चरितार्थ करता। वन के पशुओं से कहता, ईश्वर ना करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फंस जाओ। वह तुम्हें पीस डालेगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। सदैव तुम्हारी शुभकामना में मग्न रहता हूँ। किसी दूसरे से यह आशा मत रखो। पशु एक स्वर में कहते, जब तक हम जिएंगे आप ही के अधीन रहेंगे। आखिरकार यह हुआ कि टॉमी को क्षण भर की भांति से बैठना दुर्बल हो गया। वह रात दिन दिन भर नदी के किनारे इधर से उधर चक्कर लगाया करता। दौड़ते दौड़ते हाँफने लगता। बेदम हो जाता मगर चित्त को शांति ना मिलती। कहीं कोई शत्रु ना घुस आए। लेकिन क्वार का महीना आया तो टॉमी का चित्त एक बार फिर अपने पुराने सहचरी से मिलने के लिए ललायित होने लगा। वह अपने मन को किसी भांति रोक ना सका। वह दिन याद आया जब वह 2-4 मित्रों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली और कूचे कूचे में चक्कर लगाता था। 2-4 दिन तो उसने सब्र किया, पर अंत में आवेग इतना प्रबल हुआ कि वह तकदीर ठोक कर खड़ा हुआ। उसे अब अपने तेज और बल पर अभिमान भी था। 2-4 को तो वही मजा चखा सकता था। किंतु नदी के इस पार आते ही उसका आत्मविश्वास प्रातः काल के तम के समान फटने लगा। उसकी चाल मंद पड़ गई। आप ही आप सिर झुक गया, दुम सिकुड़ गई। मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वह विवल हो उठा। उसके पीछे हो लिया। प्रेमिका को उसकी वह कुचेष्टा अप्रिय लगी। उसने तीव्र स्वर से उसकी अवहेलना की। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके कई प्रेमी आ पहुँचे और टॉमी को वहाँ देखते ही जामे से बाहर हो गए। टॉमी सिटपिटा गया। अभी निश्चय न कर सका था कि क्या करूं कि चारों ओर से उस पर दांतों और नखों की वर्षा होने लगी। भागते भी ना बन पड़ा। देह लहूलुहान हो गई। भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था। उस दिन से उसके दिल में शंका सी समा गई। हर घड़ी यह भय लगा रहता कि आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए, मेरे स्वर्ग को विध्वंस करने के लिए आ रहा है। यह शंका पहले भी कम न थी, अब और भी बढ़ गई। एक दिन उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसने जान पड़ा शत्रु दल आ पहुंचा। वह बड़े वेग से नदी के किनारे आया और इधर से उधर दौड़ने लगा। दिन बीत गया, रात बीत गई, पर उसने विश्राम न लिया। दूसरा दिन आया और गया, पर टॉमी निराहार निर्जल नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा। इस तरह 5 दिन बीत गए। टॉमी के पैर लड़खड़ाने लगे और आंखें तले अंधेरा छाने लगा। क्षुधा से व्याकुल होकर गिर पड़ता, पर वह शंका किसी भांति शांत ना हुई। अंत में 7वें दिन अभागा टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त, जर्जर और शिथिल होकर परलोक सिधारा। वन का कोई पशु उसके निकट ना गया। किसी ने उसकी चर्चा तक ना की। किसी ने उसकी लाश पर आंसू तक ना बहाए। कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कौवे मंडराते रहे। अंत में अस्थि पंजरों के सिवा और कुछ ना रह गया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अधिकार चिंता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।